हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो गया है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। और इतिहास के अंतर्गत हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से पहले हम लोग ने और भी प्रश्नों को डिस्कशन किया है, आधुनिक भारत पे भी डिस्कशन किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आते हैं और डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपको शायद ही यूट्यूब पे प्राप्त होता हो। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगेंगे दोस्तों तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों बात समझ में आ रही है? बहुत ही लाजवाब सेशन है। चलिए देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पांचवा पेशवा था? प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन पांचवा पेशवा था? आपका विकल्प क्या है? नारायण राव, दूसरा कह रहा है सवाई माधव राव, तीसरा कह रहा है रघुनाथ राव, तीसरा कह रहा है बाजी राव द्वितीय। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन पांचवा पेशवा था? ये जो पांचवा पेशवा की बात किया जा रहा है वो मराठा पेशवाओं की बात की जा रही है दोस्तों। किसकी बात की जा रही है? मराठा पेशवाओं की बात की जा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन पांचवा पेशवा था? नारायण राव, सवाई माधव राव, रघुनाथ राव, बाजी राव द्वितीय। प्यारे दोस्तों, पहला जो था वो बालाजी विष्णुनाथ था, दूसरा जो था वो बाजी राव प्रथम था, तीसरा था नाना साहेब, और चौथा था माधव राव प्रथम, और पांचवा था नारायण राव। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? नारायण राव। और नारायण राव कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ए विकल्प में। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मराठों के अधीन कारकुन थे? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मराठों के अधीन कारकुन थे? बात समझ में आ रही पहले दोस्तों? कौन कारकुन थे? आपका विकल्प है सैन्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, निरीक्षक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन मराठों के अधीन कारकुन थे? कारकुन शब्द का अर्थ होता है पहले दोस्तों लेखाकार या लिपिक। तो मराठा प्रशासन में कारकुन शब्द का अर्थ होता था। तो आपको बताना है कि कारकुन थे सैन्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, निरीक्षक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मराठों के अधीन जो कारकुन होते थे वो एक लेखाकार होते थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्व अधिकारी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? प्यारे बच्चों, राजस्व अधिकारी। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पाँचवा पेशवा था? नारायण राव, सवाई माधव राव, रघुनाथ राव, बाजी राव द्वितीय। दोस्तों प्रश्न शायद रिपीटेड हो गया है, और चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन पांचवा पेशवा था? तो इसका सही उत्तर क्या था? नारायण राव। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को समझते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खिलजी के शासनकाल के बाद असम के दो महत्वपूर्ण हिंदू राजाओं के नाम क्या हैं? खिलजी के शासनकाल के बाद असम के दो महत्वपूर्ण हिंदू राजाओं के नाम क्या हैं? विकल्प कह रहा है कंका और अहोम, दूसरा कह रहा है अहोम और कामरूप, तीसरा कह रहा है अलोही और कामता, और डी विकल्प कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खिलजी के शासनकाल के बाद असम के दो महत्वपूर्ण हिंदू राज्यों के नाम क्या थे? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। हिंदू राजाओं के दो नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, वो भी खिलजी के शासनकाल के बाद। असम में कामरूप राज्य का पुनरुत्थान हुआ और अहोम राज्य ने अपनी शक्ति स्थापित की थी। तो यानी कि खिलजी के शासनकाल के बाद असम के जो दो महत्वपूर्ण राज्य थे
जो महत्वपूर्ण जो हिंदू राज्य थे जो वो कौन थे, वो एक कामरूप था और एक कौन था, अहोम। तो यही आपका बी विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों, अहोम और कामरूप। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित राजवंशों और उनकी राजधानियों पर विचार करना है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि चालुक्य का वातापी, होयसल का द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट का मालखेड़ और काकती का वारंगल। निम्नलिखित राजवंशों और उनकी राजधानियों का वर्णन करना है। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही, चौथा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही है, या फिर सभी सही है। निम्नलिखित राजवंशों और उनकी राजधानियों पर विचार करते हुए आपको उत्तर देना है। तो अगर हम चालुक्य वंश की बात करें तो वातापी यानी कि बादामी जिसको आज कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। होयसाल की बात करें तो द्वार समुद्र, ये भी सही है प्यारे दोस्तों। हेली बीडू कहा जाता है आज के टाइम में। राष्ट्रकूट मालखेड़ जिसे मानेखेड़ के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। काकती यानी वारंगल, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो सभी सही आपके डी विकल्प में दे रहा है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि द सक्सेस माइंड एट द रेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्यारे दोस्तों, संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी होती है। द स्ट्रगल ऑफ द की ऑफ सक्सेस, ये आप सब ने सुना होगा। प्यारे दोस्तों, संघर्ष जितना करेंगे, जितने आप मेहनत करेंगे, उतना ही आप निखरेंगे दोस्तों, उतनी ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। चैतन्य, मीराबाई, अंडाल, रामाबाई। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों, मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। चैतन्य, मीराबाई, अंडाल या फिर रामाबाई। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। तो अगर हम मीराबाई की बात कर लें तो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित जो प्रसिद्ध भक्ति संत थीं वो कौन थी, मीराबाई। कौन थी, मीराबाई। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मीराबाई मेवाड़ के राजा सांगा के पुत्र भोमराज की पत्नी थी। ये किसकी पुत्र थी, तो ये भोमराज की पत्नी थी। भोमराज की पत्नी थी और राणा सांगा के पुत्र भोमराज की पत्नी थी। ठीक है, भोमराज की क्या थी, पत्नी थी। तो दोस्तों, मीराबाई कौन थी, तो मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोमराज की पत्नी थी। क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, भोमराज की पत्नी थी। तो बी आपका विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आया दोस्तों, तो मीराबाई कौन थी, तो मीराबाई भोमराज की क्या थी, पत्नी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, कहाँ स्थित है, यानी किसके पास में स्थित है। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी, वो किसके पास स्थित है। निजामाबाद के पास, औरंगाबाद के पास, मैसूर के पास या फिर भोपाल के पास स्थित है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वो किसके पास स्थित है। तो वो स्थित है प्यारे दोस्तों औरंगाबाद के पास। कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है औरंगाबाद के पास। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। बात समझ में आई दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। भीम द्वितीय, कुमारपाल, पृथ्वीराज चौहान या फिर जयचंद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था प्यारे दोस्तों। तो पहली बात तो चंदावर के युद्ध कब हुआ था, तो चंदावर के युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों 1194 ईस्वी में। कब हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद को
पराजय का सामना करना पड़ा था। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। ग्राम पंचायत का मुखिया, इक्ता नामक भूमि आवंटन का धारक, ग्राम समुदाय का मुखिया, जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी। कौन होता था भाई दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था। ग्राम पंचायत का मुखिया, इक्ता नामक भूमि आवंटन का धारक, ग्राम समुदाय का मुखिया या जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी। तो दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था। प्यारे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ की अगर बात करें तो मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था। तो मुक्ति नामक क्षेत्र का प्रशासक अधिकारी जो राजस्व संग्रह और सैनिक व्यवस्था को संभालता था। तो इक्ता नामक भूमि आवंटन का धारक क्या होता था, इक्ता नामक भूमि आवंटन का धारक हम कह सकते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, कमालुद्दीन अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न इशाक समरकंदी एक फ़ारसी इस्लामी विद्वान ने 1240 के दशक के शुरुआत में किस भारतीय शहर का दौरा किया था। बात समझ में आ रही दोस्तों। प्रश्न क्या है कि कमालुद्दीन अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न इशाक समरकंदी एक फ़ारसी इस्लामी विद्वान ने 1440 के दशक के शुरुआत में किस भारतीय शहर का दौरा किया था। आपके विकल्प क्या हैं, सूरत, कालीकट, चेन्नई, चिनसुरा। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों, क्या है, सूरत, कालीकट, चेन्नई या फिर चिनसुरा। तो प्यारे दोस्तों, मालाबार तट पर व्यापार की स्थिति जानने आए थे और उन्होंने जमोरिन के दरबार में का वर्णन किया है। किस तट पे आए थे, मालाबार तट पे आए थे दोस्तों, याद रखिएगा, मालाबार तट पे आए थे। जिस शहर को उन्होंने दौरा किया था वो क्या था, कालीकट या फिर कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कालीकट दोस्तों। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कालीकट के समय राजा कौन थे, तो राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। क्या थे, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। आगे चलते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, ये आए कहाँ थे, तो ये मालाबार तट में आए थे, मालाबार। ठीक है प्यारे दोस्तों, मालाबार तट। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आपने प्रश्न का उत्तर क्या देखा कि कमालुद्दीन अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न इशाक समरकंदी एक फ़ारसी इस्लामी विद्वान ने 1440 दशक के शुरुआत में किस भारतीय शहर का दौरा किया था। तो वो थे कालीकट, जिसको कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कालीकट को कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था मालाबार तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट को फिरदौसी मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प है मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, फारूक शेर, रफ़ी उद दर्जात। बात समझ में आ रही दोस्तों। फिरदौस मंजिल उपाधि रफ़ी उद दर्जात को दी गई थी। किसको दी गई थी, रफ़ी उद दर्जात को दी गई थी। वे मुग़ल साम्राज्य के अल्पकालिक और दुर्बल शासकों में से एक थे। उनका शासन बहुत छोटा था, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें फिरदौस मंजिल की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, रफ़ी उद दर्जात, यानी कि डी विकल्प प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर विद दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को मुग़लों और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि में मुग़लों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को मुग़लों और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस मुग़लों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जय सिंह प्रथम ने, मान सिंह प्रथम ने, राम सिंह द्वितीय ने या फिर जय सिंह द्वितीय ने। प्यारे दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 11 जून 1665 को हुई थी। इस संधि में मुग़लों की ओर से राजपूत सेनापति राजा जय सिंह प्रथम ने बातचीत की थी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच
हुई थी और किस मुग़ल के बीच हुई थी? तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जय सिंह प्रथम। तो जय सिंह प्रथम आपके ए विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर कलमा अंकित करने पर रोक लगाई थी? निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर कलमा अंकित करने पर रोक लगाई थी? विकल्प है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। सिक्कों पर कलमा अंकित करने पर रोक किसने लगाई थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो अगर हम बात करें तो जिस सम्राट ने सिक्कों पर कलमा अंकित करने पर रोक लगाई थी वो व्यक्ति कौन था? तो वो अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। तो ए विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए सिक्कों पर कलमा यानी कि इस्लामिक धार्मिक वाक्य लिखना बंद कर दिया था ताकि उनके सिक्कों का उपयोग किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए अपमानजनक न लगे। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रशासन और राजस्व संग्रह के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य की इकाई थी? ठीक है, प्रशासन और राजस्व संग्रह के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य की इकाई थी? विकल्प क्या है? परगना, सूबा, प्रोविंस या फिर ग्राम। सूबा दोस्तों प्रांत को कहा जाता था, सरकार जिला को कहा जाता था, परगना राजस्व इकाई को कहा जाता था और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। तो प्रशासन और राजस्व संग्रह के उद्देश्य से मुगल साम्राज्य की इकाई क्या थी? तो इनमें परगना विशेष रूप से राजस्व संग्रह और प्रशासन की मुख्य इकाई मानी जाती थी। उत्तर क्या हो जाएगा? परगना। तो आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। परगना का अर्थ क्या होता था? तो ये राजस्व इकाई होता था दोस्तों। क्या होता था? राजस्व इकाई होता था, याद रखिएगा, राजस्व इकाई होता था ये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट न्याय की स्वर्णिम जंजीर के लिए प्रसिद्ध था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। दोस्तों प्रश्न तो आसान है पर एक प्रश्न से आप काफ़ी प्रश्नों को तैयार कर पा रहे हैं, तैयार करते रहेंगे क्योंकि सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जहांगीर ने लाल किले यानी आगरा में आम जनता की न्याय के लिए स्वर्णिम जंजीर लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? तो आगरा में लगवाई थी। याद रखिएगा, कहाँ लगवाई थी? आगरा में लगवाई थी। किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी दोस्तों? जहांगीर ने लगवाई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट न्याय की स्वर्णिम जंजीर के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर ने लगवाई थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जहांगीर ने ये जो जंजीर लगवाई थी ये कहाँ लगवाई थी? तो ये आगरा में लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? आगरा में लगवाई थी। प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को शेयर करते रहिए, क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रयास कीजिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? दोस्तों फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, तो जयचंद को हराया था। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने ये भी देखा कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 94 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ कहा जाता था? किसे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ कहा जाता था? इजड़ा प्रणाली, इक्ता प्रणाली, देव सिरमे प्रणाली या फिर चहलगामी प्रणाली? फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ जो था वो क्या था? इजरा प्रणाली, इक्ता प्रणाली, देव सिरमे प्रणाली या फिर चहलगामी प्रणाली?
अगर हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का मुख्य प्रशासनिक और सैनिक ढांचा एकता प्रणाली पर आधारित था। किस प्रणाली पर दोस्तों? तो एकता प्रणाली पर आधारित था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारी मुक्ति इक़्तिदार को क्षेत्र दिया जाता था ताकि वह राजस्व संग्रह और सैनिक व्यवस्था कर सके। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अष्टप्रधान चिटनीस के नाम से भी जाने जाते थे? सुरनवीस, दंडाध्यक्ष, सरे नौबत, प्रतिनिधि। निम्नलिखित में से कौन अष्टप्रधान चिटनीस के नाम से भी जाने जाते थे? अब बताइए दोस्तों। तो मराठा शासन में अष्टप्रधान 8 वंटी प्रणाली में चिटनीस व अधिकारी होता था जो दस्तावेजों, पत्राचार और राजकीय लेखन का कार्य देखता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुरनवीस। क्या हो जाएगा? सुरनवीस। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, फतेहपुर सीकरी, अमरकोट, काबुल। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बता दूं अकबर का जन्म तो अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म प्यारे दोस्तों अमरकोट में हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था प्यारे दोस्तों 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और हुमायूं के पुत्र थे। अकबर किसके पुत्र थे? तो अकबर हुमायूं के पुत्र थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अकबर हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है। अकबर हुमायूं के पुत्र थे, याद रखिएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण 16वीं शताब्दी का नहीं है? हुमायूंनामा, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी और अकबरनामा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण 16वीं शताब्दी का नहीं है? हुमायूंनामा, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी और अकबरनामा। प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो अकबर हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया 16वीं शताब्दी में, आईने अकबरी 16वीं शताब्दी, अबुल फजल अकबरनामा अबुल फजल 16वीं शताब्दी। पर तुझके जहांगीरी की बात करें तो 16वीं शताब्दी से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तुझके जहांगीरी जो है ये 16वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है। सी विकल्प आपका सही हो गया। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तुझके जहांगीरी क्यों जो है नहीं शामिल है? क्योंकि ये 17वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण 16वीं शताब्दी का नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण 16वीं शताब्दी का नहीं है? तो वो है तुझके जहांगीर। क्या है? तुझके जहांगीरी। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि ये 17वीं शताब्दी से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प क्या हैं? मिफ्ताह उल फुतूह, इंशाए महरू, पद्मावत, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो दोस्तों मिफ्ताह उल फुतूह की बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इंशाए महरू जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पे पूछा है यामीनुद्दीन खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है मिफ्ताह उल फुतूह। क्या है? मिफ्ताह उल फुतूह दोस्तों। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कि राजपूत राजाओं के सिक्कों पर किस देवी की आकृति अंकित है? लक्ष्मी, दुर्गा, काली, चामुंडा। राजपूत राजाओं के सिक्कों पर किस देवी की आकृति अंकित थी? लक्ष्मी, दुर्गा, काली, चामुंडा। तो राजपूत शासक अपने सिक्कों पर धन और समृद्धि के प्रतीक यानी लक्ष्मी की आकृति को अंकित कराते थे। किसकी? लक्ष्मी देवी की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी की। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लामी विद्वान गजनी सुल्तान महमूद का समकालीन नहीं था?
निम्नलिखित में से कौन इस्लामी विद्वान था जो गजनवी सुल्तान महमूद का समकालीन नहीं था? अबुल फदल, बहाकी, फिरदौसी, अलबरूनी, फरिश्ता। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम अबुल फजल बहाकी की बात करें तो ये समकालीन थे, फिरदौसी के भी समकालीन था, अलबरूनी भी समकालीन थे। यानी ये तीनों ही प्यारे दोस्तों क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, ये तीनों ही क्या थे? ये तीनों ही समकालीन थे। ठीक है, और अगर बात करें कि फरिश्ता की, तो फरिश्ता नहीं था। यही आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फरिश्ता 16वीं और 17वीं शताब्दी में था। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने तोमर सरदार से दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस राजा ने तोमर सरदार से दिल्ली पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी? कीर्तिवर्मन, गोविंद चंद्र, विशाल देव, पृथ्वीराज चौहान। किस राजा ने तोमर सरदार से दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी? तो दिल्ली पर पहले तोमर वंश का शासन था। बाद में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया था? अनंगपाल तोमर से दिल्ली छीन ली थी। तो उत्तर क्या हो जाए? निम्नलिखित में से किस राजा ने तोमर सरदार से दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। प्रश्न क्या था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनको शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला आराम शाह, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा रुकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर चौथा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनको कैसे लगाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आराम शाह था। आराम शाह के बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान के बाद कौन था? तो रजिया सुल्तान के बाद जो था प्यारे दोस्तों वो कौन था? रुकनुद्दीन फ़िरोज़। और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बाद कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो 1, 2, 3, 4 ये आपके विकल्प होंगे प्यारे दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ये बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द एक मिनट प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। प्यारे दोस्तों इनका जो सही क्रम है आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन था? आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद कौन था? तो ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़। उसके बाद रजिया सुल्तान। उसके बाद कौन था दोस्तों? रजिया सुल्तान। तो आपका होना क्या चाहिए? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो ये हो जाएगा डी विकल्प है दोस्तों, ना कि ए विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।